Students, in our previous lecture, we discussed about the in previous lectures we discussed about the introduction of powder and their classification. हमने जनरल क्लासिफिकेशन की थी कि कितनी कैटेगरीज में इनको क्लासिफाई किया गया है. हमने डिवाइडेड और अनडिवाइडेड पाउडर्स के बारे में पढ़ा था, स्टडी किया था, जिसमें हमने जो अनडिवाइडेड पाउडर है उसकी क्लासिफिकेशन हम डिटेल स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने जो बल्क पाउडर्स है फॉर इंटरनल यूज कंप्लीट कर दिया था. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बल्क पाउडर ऑफ इंटरनल यूज उसकी डिटेल स्टडी के बाद नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बल्क पाउडर्स ऑफ एक्सटर्नल यूज, जो कि अनडिवाइडेड पाउडर्स की कैटेगरी में आते हैं. The bulk powders for external use is broadly categorized into 4 categories that are dusting powder. First one is dusting powder. Second one is insufflations, and third one is snuffs. Third है snuffs and fourth one is dentifrices. तो ये ब्रॉडली 4 कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया गया है जो बल्क पाउडर्स है एक्सटर्नल यूज के लिए. आपको थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन दी थी. एक्सटर्नल यूज जो हम अपनी सुपरफिशियल एप्लीकेशन कर सकते हैं, अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बाउंस पे अप्लाई कर सकते हैं. एक्सटर्नली जिसको हम एडमिनिस्टर ओरली हम एडमिनिस्टर नहीं करते, सिर्फ हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, अपनी सुपरफिशियल स्किन के ऊपर, उसकी लेयर्स के ऊपर हम उसको अप्लाई करते हैं. दैट आर एक्सटर्नल यूज, दैट पाउडर्स आर फॉर एक्सटर्नल यूज, ठीक है. और इसके स्पेशल मेथड होते हैं इसको अप्लाई करने के लिए. मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, परफोरेटेड कंटेनर्स में इसको कुछ पाउडर्स होते हैं परफोरेटेड कंटेनर्स में होते हैं जो कि स्किन पे अप्लाई करते हैं. परफोरेटेड क्या होता है, जिन पे होल्स होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ. इस तरह के जो हमारे टैल्कम पाउडर्स होते हैं, इस तरह से होल होता है, उस होल से हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. तो इनको परफोरेटेड और सिफ्टर कंटेनर्स कहते हैं, ठीक है. सो नाउ मूव टू द कैटेगरी ऑफ फर्स्ट वन इज डस्टिंग पाउडर. डस्टिंग पाउडर का बात करें तो इसमें क्या होता है, ये एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है स्किन पे, ठीक है. कोई भी इरिटेशन है, लोकल इरिटेशन है, उसको रिलीव करने के लिए. तो इसमें क्या होता है, इसको बनाने के लिए, फाइन पाउडर बनाने के लिए अलग अलग तरह की सीड्स यूज करते हैं, जो मोस्टली इसको सीड नंबर 80 से पास किया जाता है. तो दिस टाइप ऑफ डस्टिंग पाउडर्स आर यूज फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट, जैसे एंटीबैक्टीरियल हो गया, एंटीसेप्टिक हो गया, अलग अलग तरह के इफेक्ट के लिए इसको यूज किया जाता है. डस्टिंग पाउडर इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज. 2 तरह के डस्टिंग पाउडर होते हैं. फर्स्ट वन इज मेडिकल डस्टिंग पाउडर एंड सेकंड वन इज सर्जिकल डस्टिंग पाउडर. जो मेडिकल डस्टिंग पाउडर होती है वो उन कंडीशन में लगाया जाता है जैसे सुपरफिशियली हमें सिर्फ अप्लाई करना है, ठीक है, कुछ ड्रेसिंग करनी है सुपरफिशियली, वैसे ही कोई इरिटेशन हो रही है, ठीक है, या फिर कुछ बेड सोर्स हो गए, तो वैसे ही उसको अप्लाई करना है. घुमूरी होगी, इस तरह से अप्लाई नहीं करते, तो वो अप्लाई करना है सिंपली. वो होते हैं मेडिकेटेड और मेडिकल डस्टिंग पाउडर्स. अगर हम बात करें सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स, तो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स वो पाउडर्स होते हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं ऑन द बॉडी कैविटीज में अप्लाई करते हैं. और अगर कोई बहुत मेजर बाउंस हो गए, ठीक है, बहुत घाव है इस तरह के, तब भी कोई जल गया, ठीक है, कोई इस तरह का किसी एरिया में कोई बर्निंग हो गई, बर्निंग वाले एरिया में हम उसको अप्लाई करते हैं. तो इस तरह से अगर मान लो अप्लाई किया जाता है तो ऑब्वियसली दैट डस्टिंग पाउडर शुड बी स्टरलाइज्ड, वो अच्छे से स्टरलाइज होना चाहिए. स्टरलाइज मतलब कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होना चाहिए. तो बिफोर द इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इसको जब भी यूज से पहले ये मेडिकेटेड, ये स्टरलाइज होता है प्रॉपरली. स्टरलाइजेशन होनी बहुत जरूरी है. तो क्योंकि एक तो हम इसको यूज उस पोर्शन में करते हैं जैसे जहाँ पे कोई घाव है या वुंड्स हैं या फिर बर्निंग वाले एरिया में, तो वहाँ पे तो वैसे ही इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा डर होता है, क्योंकि अगर ये स्टरलाइज नहीं होगा तो इट में कॉज द सीवियर इन्फेक्शन. वो इन्फेक्शन को एनहांस कर देगा, बढ़ा देगा कम करने की बजाय, ठीक है. सो डस्टिंग पाउडर में क्या होता है, सिंपली मिक्सिंग होती है कुछ कंपाउंड्स की, कुछ केमिकल इंग्रेडिएंट्स की. फॉर एग्जांपल जैसे स्टार्च हो गया, टैल्क हो गया, ठीक है, केओलिन हो गया, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं. इनको कंबाइन करके इनके कॉम्बिनेशन से फॉर्मुलेशन बनती है. जो केयलिन होता है वो मोस्ट कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज होता है.
क्योंकि ये सब क्या होता है, ये केमिकली इनर्ट होते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते कि टैल्क केओलिन को अगर हम मिक्स करें, ये केमिकली इनर्ट होते हैं, किसी के साथ भी केमिकल रिएक्शन शो नहीं करते जिसके कारण केमिकली और फिजिकल चेंज आए किसी भी फॉर्मुलेशन में, ऐसा नहीं होता इसमें, ठीक है। और इसको क्या किया जाता है, इसको जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, बिल्कुल भी कंटेमिनेटेड नहीं होने चाहिए। जब हम इसको मैन्युफैक्चर कर इसकी डिस्पेंसिंग करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं, पैथोजन फ्री होने चाहिए, ठीक है। अब पैथोजन फ्री होने के लिए क्या करेंगे, इसको स्टरलाइज करेंगे, और स्टरलाइजेशन कैसे की जाएगी, ड्राई हीट मेथड से। तो इसमें क्या होता है, जो डस्टिंग पाउडर होते हैं इसको कैसे स्टरलाइज किया जाता है, दे आर स्टरलाइज्ड बाय, इसको ड्राई हीट मेथड, ड्राई हीट मेथड से इसको स्टरलाइज किया जाता है, ठीक है। स्टरलाइजेशन होती है इसकी ड्राई हीट मेथड से, इसको स्टरलाइज किया जाता है ताकि ये पैथोजन से बिल्कुल फ्री हो जाए, इसमें कोई भी पैथोजन ना रहे। क्योंकि इसको हम ऊपर तो अपनी स्किन की सुपरफिशियल लेयर पे तो अप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ सर्जिकल जो डस्टिंग पाउडर्स होते हैं जो कि कुछ सर्जिकल एरियाज में, जैसे बर्न्स वाले एरिया में या फिर कुछ उस एरिया में अप्लाई करते हैं, कुछ कैविटीज में, जो कि मतलब कि इन्फेक्शन का जहाँ पे ज़्यादा डर रहता है, ठीक है। तो इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए प्रॉपरली स्टरलाइज होते हैं, स्टरलाइज होने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको एक दिखा देती हूँ, ये है एक मेरे पास कीटाकोनाजोल डस्टिंग पाउडर है, इस तरह का डस्टिंग पाउडर होता है, ये प्रिपरेशन है। इसका ये कंटेनर है, इस तरह से परफोरेटेड, आगे इसकी या सिफ्टर टॉप कंटेनर होता है परफोरेटेड इसमें इजीली, ताकि हम इसको अप्लाई कर सकें जो भी हमारे बॉडी पे भी, जहाँ पे भी जो भी एरिया जहाँ पे अप्लाई करना है हम इजीली अप्लाई कर सकें। ये है कीटोकोनाजोल डस्टिंग पाउडर, जिसकी क्या एक्टिविटी है, ये एज एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन को कम करने के लिए और बैक्टीरिया को की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए या फिर उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए इसको यूज किया जाता है। कीटाकोनाजोल पाउडर होता है, ये डस्टिंग पाउडर है। तो उसमें अब इनके यूजेस क्या होते हैं, डस्टिंग पाउडर किस किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर एज अ एंटीसेप्टिक, एक एंटीसेप्टिक की तरह यूज हो रहा है। आपको अभी कीटोकोनाजोल का एग्जांपल दिखा रहा है, फ्लूकोनाजोल होता है, ये एज एंटी फंगल की तरह यूज होते हैं, एंटी बैक्टीरियल की तरह यूज होते हैं, ठीक है। ये एंटी पर्सपिरेंट भी यूज होते हैं, हम टैल्कम पाउडर नहीं लेते, पर्सपिरेंट पसीना जो होता है ना, हमारे पर्सपिरेशन होती है उसको रोकते हैं, ठीक है। एंटी प्रूरिटिक एक्शन भी होता है, एंटी प्रूरिटिक एक्शन होता है मतलब कि इचिंग, जब भी इचिंग होने लगती है तो इनका ये यूज होता है। तो यूजेस ऑफ डस्टिंग पाउडर, अगर हम यूज की बात करें, यूजेस एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक एक्शन होता है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एंटी प्रूरिटिक, एंटी प्रूरिटिक, ठीक है। एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी प्रूरिटिक, और कुछ एब्जॉर्बेंट की तरह भी एक्ट करता है, जब जैसे कोई ज़्यादा कुछ ब्लीडिंग हो रही है तो उसके ऊपर लगा दिए तो एब्जॉर्बेंट की तरह भी, एब्जॉर्प्शन का भी इसमें एक एक्शन होता है, एब्जॉर्बेंट की तरह एक्ट करता है। एब्जॉर्बेंट एंड एंटी पर्सपिरेंट, पर्सपिरेशन होती है उसको कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, जो उसके कारण बैड ओडर होती है उसको खत्म करने के लिए एज ए एंटी पर्सपिरेंट भी यूज किया जाता है। उसके बाद जो डस्टिंग पाउडर है उसको अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पाउडर पफ होता है उससे अप्लाई किया जाता है। और ये जो पाउडर पफ होता है या फिर गॉज पैड होते हैं, गॉज पैड क्या होते हैं, जो जिस तरह से कॉटन लगाकर उसके बाद उसको हम एक तरह से पट्टी बांध दिया जाता है, वो गॉज पैड होते हैं, उससे उसको अप्लाई किया जाता है। बस ये ध्यान में रखना कि हम डस्टिंग पाउडर जब अप्लाई कर रहे हैं जिस एप्लीकेटर से, चाहे वो गॉज पैड है या फिर वो पाउडर पफ है, वो स्टरलाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
तो दिस इज अबाउट द डस्टिंग पाउडर, बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। वैसे तो डस्टिंग पाउडर कोई केमिकल रिएक्शन करता ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो स्टार्च है, टैल्क है, केओलिन है, ये सब केमिकली इनर्ट है, ठीक है, तो ये टॉक्सिक नहीं होते, नॉन टॉक्सिक होते हैं। लेकिन अगर बाई चांस किसी इन्फेंट ने इसको इनहेल कर लिया तो इट में लीड टू दी पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन, यानी जो उसकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और इट में लीड टू दी वेरी टॉक्सिसिटी हो सकती है, उसको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक तरह का इन्फेंट्स के लिए इनको इन्फेंट्स से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये वैसे टॉक्सिक नहीं है। अगर आप अपनी स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर इसको इनहेल कर लिया तो इससे पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद अगर मूव करें इसके एग्जाम्पल में, तो इसमें एग्जाम्पल में एज अ प्यूरिफाइड टैल्क, स्टार्च, जिंक ऑक्साइड एंड सैलिसिलिक एसिड इसकी प्रिपरेशन में यूज होता है। एग्जाम्पल में जैसे प्यूरिफाइड टैल्क, स्टार्च, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। इसमें जो प्यूरिफाइड टैल्क है वो 50 ग्राम है, स्टार्च 25 ग्राम एंड जिंक ऑक्साइड 20 ग्राम, ठीक है। ये एग्जाम्पल है डस्टिंग पाउडर का। एंड सैलिसिलिक एसिड इन पाउडर दैट इज 5 ग्राम, सैलिसिलिक एसिड इन पाउडर फॉर्म, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डस्टिंग पाउडर। और एक आपको कीटाकोनाजोल का भी बताया था, इसमें कीटाकोनाजोल है अबाउट 2% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, एंड पाउडर बेस क्वांटिटी सफिशिएंट। सिर्फ इसमें ये है कीटाकोनाजोल है, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल है। दिस इज अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ डस्टिंग पाउडर। और इसमें क्या होता है, पाउडर इंग्रेडिएंट्स अगर इनको हमने डिस्पेंस करना है, कंपाउंडिंग करनी है, तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स है सबसे पहले उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, जैसे इसमें टैल्क है, प्यूरिफाइड टैल्क है, स्टार्च है, जिंक ऑक्साइड है, सैलिसिलिक एसिड है, इनकी जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उसको वे कर लेंगे प्रॉपर्ली। उसके बाद हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में, जो वेट है ना, वेट का असेंडिंग ऑर्डर में इसको मिक्स करेंगे अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। फिर उसके बाद आफ्टर दैट उसको फाइन पार्टिकल साइज में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको पास करेंगे थ्रू द सीड साइज नंबर 85 सीड से पास करेंगे। उसके बाद हम उसको दोबारा से शिफ्टिंग करेंगे। शिफ्टिंग मीन्स उसको दोबारा से वो फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाए दोबारा से, और उसके बाद उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसको शिफ्टिंग टॉप कंटेनर में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, ताकि हम इसको एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचा सकें। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर मान लो थोड़ा सा मॉइस्चर, इसमें थोड़ा सा भी पानी या नमी आ जाएगी तो वो खराब हो जाएगा, ठीक है। खराब तो क्या, उसमें लम्प्स बन जाएंगे एक तरह के, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द डस्टिंग पाउडर्स। नाउ मूव टू द इंसफ्लेशंस। इंसफ्लेशंस की बात करें, इंसफ्लेशंस क्या होते हैं, दीज आर द मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर। ये भी एक तरह के डस्टिंग पाउडर्स ही होते हैं, बट दीज आर यूज टू इंसर्ट और इंट्रोड्यूस इन द बॉडी कैविटीज। बॉडी कैविटीज में इंट्रोड्यूस करा जाता है इसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल नोज में, थ्रोट में, ईयर्स में, इसको बॉडी कैविटीज में इंट्रोड्यूस किया जाता है। मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर ही है ये, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ एप्लीकेटर। इसमें एप्लीकेटर होता है, उसको इंसफ्लेटर कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू बॉडी कैविटीज, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंसफ्लेटर, ठीक है। ये एप्लीकेटर है, इंसफ्लेटर की हेल्प से इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये इंसफ्लेटर्स क्या होते हैं, इसमें कहते हैं ये डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं, जो कि इस एक एरोसोल की फॉर्म में भी आता है। आजकल क्या होता है, एरोसोल की फॉर्म में, जिसमें कहते हैं प्रेशर से वो पाउडर है हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो इंसफ्लेटर्स हैं उसमें क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ डिफिकल्टीज भी आ जाती हैं। वो क्या आ जाती हैं, एक तो इससे ना हम एग्जैक्ट अमाउंट मेजर नहीं कर सकते, क्यों, इंसफ्लेटर एरोसोल की फॉर्म में आ रहा है, जिसमें प्रेशर से हम जैसे
जैसे नोज में इंसर्ट करने के लिए नेजो नॉस्ट्रिल आती है, ठीक है, इस तरह से उसको क्या होता है प्रेशर इंसर्ट किया जाता है और जो भी ड्रग है वो इंसर्ट हो जाती है हमारे नोज वाले एरिया में, नोज की कैविटी में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो प्रॉपर जितनी हमें डोज चाहिए ना उतनी हम मेजर नहीं कर सकते कि कितनी डोज जा रही है, यूनिफॉर्म नहीं रहती डोज, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये अगर मान लो इसका जो ब्लॉक हो जाए, जो ओपनिंग है जहाँ से इंसर्ट की जाती है बॉडी कैविटी में जो भी ड्रग है डोजेस फॉर्म इंसर्ट की जाती है, वो अगर ब्लॉक हो जाए, ठीक है, कई बार क्या होता है हल्का सा वेट हो गया, थोड़ा सा मॉइस्चर अटेन हो गया तो वो ब्लॉक हो जाती है, तो ये इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आजकल प्रेशर एरोसोल्स की फॉर्म में इनसफ्लेटर्स आते हैं, ठीक है, और ये मेथड बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस है, बहुत इसमें क्या होता है जो डोज के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें जितनी अमाउंट चाहिए उसके, एक तो यूनिफॉर्म डोज तो मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम जितनी अमाउंट में अपने अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल कर सकते हैं डोज को, ठीक है। इनसफ्लेटर्स किस लिए यूज होता है, टू प्रोड्यूस द लोकल इफेक्ट, ताकि लोकल इफेक्ट हम प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। किसी ट्रीटमेंट जैसे ईयर में इन्फेक्शन है, नोज में इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, ठीक है, इसमें मोस्टली जैसे एंटीबायोटिक्स है, इसका यूज क्या है, एज एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है, सिस्टमैटिक इफेक्ट होती है, ठीक है। तो ये होते हैं इनसफ्लेटर्स, ठीक है। इसमें जैसे नेजोड्रिल होती है ना, नेजोड्रिल भी एक तरह की इनसफ्लेटर है, उसमें ये है कि वो पाउडर फॉर्म में नहीं होती, वो थोड़ा उसमें लिक्विड फॉर्म होता है, नेजोड्रिल की तरह ही वो प्रेशर उसको एक्सर्ट करते हैं, तो वो जो डोजेस फॉर्म है अगर पाउडर फॉर्म में तो पाउडर फॉर्म में इंसर्ट होगी, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में तो लिक्विड फॉर्म में, तो एरोसोल की फॉर्म में आजकल अवेलेबल होती है, इनसफ्लेटर से इसको अप्लाई किया जाता है। उसके बाद बात करें हम स्नफ्स की, तो स्नफ्स क्या होता है, these are also finely divided solid doses from medicament, finely divided solid doses from medicaments, ठीक है, सॉलिड डोसेस फॉर्म होते हैं जिसमें क्या होता है मेडिकामेंट्स इसके अंदर इंसर्ट होती हैं, ठीक है, स्नफ्स के अंदर। इनको क्या किया जाता है, इनहेल किया जाता है, उनमें तो इंसर्ट किया था बॉडी कैविटी में, इनको क्या किया जाता है, इनहेलेशन की जाती है, ठीक है, इनहेल किया जाता है, ठीक है, थ्रू द नोस्ट्रिल्स के थ्रू इसको इनहेल किया जाता है, ठीक है। इसमें जैसे हम कहते हैं ना कुछ जैसे नस्वार, कई बार किसी को जैसे छींक नहीं आ रही होती, वो बीच में ही अटक जाती है, तो उसको कहते हैं थोड़ा सा नस्वार ले लो तो आपका रिलैक्स फील करोगे, तो वो क्या इनहेल किया जा रहा है, वो एक तरह से स्नफ हो गया, ठीक है। तो स्नफ्स में कहते हैं फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है जो कि इनहेल की जाती है इनटू नॉस्ट्रिल में, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका क्या होता है एंटीसेप्टिक इफेक्ट होता है, ये ब्रोंकोडाइलेटर होता है एंड डीकंजेशन एक्शन में यूज होता है। डीकंजेशन जब मतलब कि कंजेशन फील हो रहा हो, सांस नहीं आ रहा हो, एक तरह से घुटन सी फील हो रही हो, ठीक है, तब तो ये इट इज एक्ट एज एंटीसेप्टिक है ये सेप्टिक डी कंजेशन एक्शन, ठीक है। और ब्रोंकोडाइलेट करता है ब्रोंकियोल्स को हमारे, ठीक है, तो लंग्स को ये वो करने के लिए, जैसे अगर मान लो कोई प्रॉब्लम हो रही है रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन तो उसमें बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। और इसको क्या होता है फ्लैट जो स्नफ्स होते हैं इनको जो फ्लैट मेटल के बॉक्स होते हैं ना उसमें डिस्पेंस किया जाता है, किसको, जो स्नफ्स होते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर लिड होता है, एक तरह से फ्लैट मेटल के बॉक्स में इसको डिस्पेंस किया जाता है। नाउ मूव टू द डेंटिफ्राइसिस। डेंटिफ्राइसिस आर आल्सो नोन एज टूथ पाउडर्स। इनको टूथ पाउडर्स भी कहा जाता है, जो आपके दंत मंजन होते हैं, ठीक है, तो डाबर लाल दंत मंजन वो एक तरह का डेंटिफ्राइसिस ही है। किस लिए यूज होता है, जो हमारे टूथ के एरिया है उसके सरफेस एरिया को क्लीन करने के लिए, पॉलिशिंग करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, दे मोस्टली कंटेन सुटेबल डिटर्जेंट और सोप होती है, ठीक है। एब्रेसिव सब्सटेंस होते हैं जो कि पॉलिशिंग के लिए यूज होता है, अगर मान लो कुछ भी इस तरह का कोई स्क्रैप वगैरह जमा हुआ है तो उसको निकालने के लिए। और कुछ फ्लेवर्स भी होते हैं,
ताकि हम इसमें जो इसका टेस्ट अगर माउथ में आए तो वो कुछ अनप्लीजेंट ना लगे हमें, कुछ फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो एब्रेसिव एजेंट्स होते हैं, एब्रेसिव मतलब कि कुछ भी अगर जम गया, कोई परत जम गई, उसको निकालने के लिए एक तरह से पॉलिशिंग के लिए यूज होता है। दैट आर कैल्शियम सल्फेट, वो होते हैं कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, दीज आर द सब्सटेंस जो कि एक्ट करते हैं एज अ एब्रेसिव सब्सटेंस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एब्रेसिव सब्सटेंस होते हैं, इसके अंदर पॉलिशिंग के लिए यूज होते हैं। तो दीज आर द डेंटिफ्राइसेस। इसमें क्या होता है, अलग अलग, जैसे सोप हो गया, हार्ड सोप हो गई, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सैक्रिन हो गया, पिपरमिंट ऑयल, सिनेमन ऑयल एंड मिथाइल सैलिसिलेट, ये एक तरह की प्रिपरेशन है, ठीक है। इसमें क्या करना है, ट्रिचुरेट करना है सैक्रिन को ऑयल के साथ, मिथाइल सैलिसिलेट के साथ, फिर उसके बाद जब वो प्रेसिपिटेट होने लग जाएगा तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करना है, देन सोप ऐड करनी है, ठीक है। रिमेनिंग पोर्शन में बाकी की रिमेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर देंगे, उसके बाद फाइन सीड से पास कर देंगे। दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम्पल। पे इसमें हार्ड सोप लिया है हमने, स्टैक्निन लिया है, सैक्रिन, सोडियम, पेपरमिंट ऑयल और मिथाइल, ये कुछ फ्लेवरिंग एजेंट है, कुछ एब्रेसिव एजेंट्स हैं, तो ये इनके एक्शन होते हैं। दैट इज अबाउट द डेंटिफ्राइसेस। तो दिस इज अबाउट द ड्रग्स जो कि बल्क पाउडर्स हैं फॉर एक्सटर्नल यूज। इसमें हमने पढ़ा डस्टिंग पाउडर्स आ गए जो कि दो तरह के होते हैं, मेडिकेटेड एंड सर्जिकल। उसके बाद हमें इसके किस तरह से स्टरलाइज होने चाहिए, पूरे क्या क्या यूजेस हैं, एंटीसेप्टिक, एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीप्रोटेटिव यानी इचिंग से रिलीव करता है, एब्जॉर्बेंट की तरह भी एक्ट करता है। इनसफलेशन जो बॉडी कैविटीज में, ईयर, थ्रोट, नोज में जो कि इंसर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इनसफलेटर्स की हेल्प से। स्नफ्स होते हैं जिसको इनहेल किया जाता है, फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स होते हैं, इनहेल किया जाता है, सॉलिड डोसेज फॉर्म है। इसमें क्या होता है, एंटीसेप्टिक एक्शन होता है, ब्रोंकोडाइलेटर एक्शन होता है, डीकंजेशन, कंजेशन से रिलीव करता है, ठीक है। डेंटिफ्राइसेस में टूथ पाउडर्स आ जाते हैं, एब्रेसिव सब्सटेंस होते हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट्स आ जाते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट आ जाते हैं, कैल्शियम सल्फेट्स आ जाते हैं, एब्रेसिव जो कि पॉलिशिंग, टीथ की पॉलिशिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। दिस इज अबाउट द बल्क पाउडर्स फॉर द एक्सटर्नल यूज। उसके बाद हमारे जो डिवाइडेड पाउडर्स रह गए हैं, जिसमें कैचेट्स आ जाते हैं, कैप्सूलिन पाउडर्स आते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें सर यहाँ तक ही है अभी तक, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।